हो गया ना? नहीं, इधर रखो क्या? हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं प्राध्यापिका जकिया खान आपके सामने पाठ क्रमांक 9 की जो कविता है, इसका शीर्षक है चुनिंदा शेर। इसके बारे में आपको पढ़कर बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं कैलाश सेंगर। चुनिंदा शेर का अर्थ होता है सिलेक्टेड कविता। ठीक है। अब कवि का जो परिचय है वो इस तरह से है कि कैलाश सेंगर जो हैं, उनका जन्म 16 फरवरी 1954 को हुआ। 16 फरवरी 1954, 16 फरवरी 1954 को उनका जन्म हुआ नागपुर, महाराष्ट्र में। कैलाश सेंगर जी आधुनिक गजलकारों में से एक हैं और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम और स्थान है। आधुनिक कविता, आधुनिक गजलकारों में, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न पोएम। मॉडर्न पोएम में लिखने वाले कवियों में, पोएट में उनका नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा कैसी है? सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखते हैं। सहज, बिल्कुल आसान, सरल, सीधी सादी भाषा में वो हिंदी भाषा में कविताओं की रचना करते हैं, जो साधारण जन यानी आम जनता की जिंदगी में घुली हुई वेदना, वेदना यानी तड़प, दुख, दर्द, पीड़ा और उनके जीवन में आने वाले प्रश्न, समस्याएं, ये सारी बातों का और उसमें पढ़ने वाली लिखी हुई उनकी जो बातें हैं उसकी धड़कन समाई हुई रहती है। यानी आम जनता की जिंदगी में घुला हुआ यानी मिला हुआ दर्द, दुख, जीवन की समस्याएं, इन सारी बातों की धड़कने यानी धड़कता हुआ जीवित व्यक्ति स्पष्टीकरण या अभिव्यक्ति मिलती है। गजल, गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि अनेक विधाओं में अपने लेखन कार्य किया है। यानी एक ही फील्ड में नहीं बल्कि साहित्य के अनेक फील्ड में, अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी रचना की है, जिसमें से प्रमुख क्या है? गीत, गजल, कविता, कहानी, नाटक, ये सारी विधाएं हैं। हर चीज में, हर विधाओं में उन्होंने अपने हाथ को आजमाया, अपने हुनर को आजमाया और हमारे सामने अच्छी चीज प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। ठीक है। आपकी साहित्य भाषा पाठकों के मन को क्या कर देती है? मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती हैं। अब इनकी जो साहित्यिक भाषा है, जिस भाषा में वो साहित्य की रचना करते हैं, वो मनुष्य के यानी पढ़ने वालों, पाठकों यानी पढ़ने वालों, पढ़ने वालों के मन, बुद्धि यानी मस्तिष्क को क्या करते हैं? झकझोर देती है, यानी जगा देती है, झनकार पैदा करती है और वो चौंक कर उठ जाता है। किसके माध्यम से करते हैं ये? साहित्यिक भाषा। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि पढ़ने वाले का मन और बुद्धि दोनों झकझोर जाती है, यानी जागृत हो जाती है। अब उनकी प्रमुख कृतियां, उनके जो प्रमुख कार्य किए, लिखे, लेखनी की उन्होंने, उसमें से गजल संग्रह जो है एक, उसका गजल संग्रह ने कलेक्शन ऑफ गजल, कलेक्शन ऑफ पोएम, उसका नाम है सूरज तुम्हारा है। यहाँ आदमी ही नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह है। ठीक है। उसके बाद गजल का कविता संग्रह जो है वो क्या है? सूरज तुम्हारा है। उसके बाद जो दिखा गया वो कहानी संग्रह है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। उसमें आदमी ही नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार और जो है वो आदि, ये साहित्य जो है उन्होंने लिखा है साहित्यिक भाषा में। ठीक है। उसके बाद अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य। अनुदित साहित्य किसको कहते हैं? ट्रांसलेट किया हुआ, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद करते हैं उसको अनुदित कहते हैं। इंग्लिश से किया हिंदी में अनुदित भाषा, मराठी से हिंदी में किया अनुदित भाषा। अनुदित यानी ट्रांसलेटेड। ठीक है। अब जिस विधा में, जिस स्टाइल में, जिस शैली में उन्होंने कविता लिखी है वो कैसी है?
उर्दू कविता के लोकप्रिय प्रकार गजल है। उर्दू कविता में सबसे लोकप्रिय जो विधा है वो गजल की है। गजल के शाब्दिक मानी क्या होते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रेमिका से बातें करना, ठीक है, प्रेम की बातें करना, प्रेम में आने वाली जो बाधाएं हैं या जो कुछ खुशियां हैं, प्रेम में आने वाली बाधाएं, जुदाई, बेवफाई और खुशियां जो है मिलन, वफादारी, एक दूसरे के प्रति वफादारी करना, आदि आदि। ठीक है, ये सारा जो है उर्दू कविता की विधा है जिसे गजल कहते हैं। पहले शब्द को उर्दू काव्य भाषा में काफिया कहते हैं। काफिया यानी राइम, ठीक है। और आखिरी शब्द को रदीफ कहते हैं। रदीफ और काफिया दोनों भी राइम है। पहला जो शब्द आता है वो क्या हो जाता है? काव्य की भाषा में पहला शब्द जो आता है वो रदीफ हो जाता है और बाद का शब्द जो है वो काफिया हो जाता है, ठीक है। पहला और आखिरी जैसे आता है, आता काफिया हो गया और है जो है वो रदीफ हो गया। आता पहले आया, है से पहले आया, वो शब्द जो है वो क्या बन गया? रदीफ बन गया। और बाद में आने वाला शब्द जो है वो, सॉरी, पहले आने वाला शब्द काफिया बन गया, बाद में आने वाला शब्द रदीफ बन गया, जो आखिरी शब्द होता है, ठीक है। गजल की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी साहित्य में भी इसको आजमाया गया। जब गजल इतनी लोकप्रिय हो गई सारे संसार में, हिंदी भाषा भाषी में, उर्दू भाषा भाषी में, तो इसकी इतनी लोकप्रियता, इसका इतना फेमस होना, प्रसिद्धि को देखकर हिंदी कवियों ने सोचा कि क्यों ना हिंदी भाषा में भी इस विधा को अपनाया जाए, आजमाया जाए, ट्राई किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर हिंदी भाषा में एक नए विधा का परिचय हुआ या एक नए विधा का प्रवेश हुआ जिसे गजल कहते हैं। और गजल उर्दू की पुरानी विधा है, ठीक है। आगे समझ में? ठीक। हिंदी साहित्य में भी इसको आजमाया गया। काव्य पाठ परिचय। अब ये जो कविता है, चुनिंदा शेर यानी सिलेक्टेड काव्य पंक्तियां, शेर कहते हैं काव्य पंक्ति को, ठीक है। तो चुनिंदा यानी चुने हुए, सिलेक्टेड, उसका जो परिचय है वो ये इस तरह से है कि चुनिंदा का अर्थ जैसे मैंने आपको बता दिया, चुने हुए शेर या चुनी हुई पंक्तियां। इसमें किया बताया जाता है? सामाजिक अव्यवस्था, समाज में पाई जाने वाली अव्यवस्था यानी इनडिसिप्लिन मैनर, ठीक है। और विडंबना, दुख, ये सारी चीजों के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। कौन कौन सी चीजों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं? सामाजिक अव्यवस्था, उसमें असमानता भी आ गई, और इनडिसिप्लिन मैनर्सलेस जो समाज होता है उसकी वो, और उसके द्वारा उसके कारण होने वाले दुख, ये सारी बातों को उन्होंने अलग अलग चित्र शब्दों के माध्यम से चित्रों को प्रस्तुत किया, चित्रित किया, ठीक है। सामाजिक विषमताओं, विवशताओं के कारण साधारण जनता अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। किस कारण से साधारण आम जनता जो है, आम आदमी, आम जनता जो भी आप कह लें, वो अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपनी विडंबना व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, यानी अपने आप में वो सामर्थ्य नहीं पाता कि जो अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी समस्याओं को, अपने दर्द को व्यक्त कर सके। उसमें वो अपने आप को क्या पाता है? साधारण जनता क्या पाती है? असमर्थ पाती है। तो अब ये काम कौन करता है? ये काम कवि कर देता है। उनके लिए कवि करता है। किनके लिए? साधारण जनता के लिए। कवि अपने शेरों के माध्यम से उनकी जबान बन जाते हैं। जबान बन जाना यानी उनके जो विचार है, उनकी भावनाएं हैं, उसको वाणी दे देते हैं। कौन देता है वाणी? कवि देता है। क्यों देता है? क्योंकि साधारण जनता अपने आप को इस योग्य नहीं पाती कि अपनी सारी समस्याओं को वो शब्दों में व्यक्त कर सके। दुख तो है, पीड़ा तो है, विडंबना भी है, असमानता भी है, सारी चीजों को वो झेलता है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास सच्चे और ऐसे शब्द नहीं होते जिसके कारण उसमें असर या प्रभाव पैदा कर सके। तो ये काम उसके बदले में कौन करता है? कवि करता है।
जबान बन जाता है, उनकी वाणी बन जाता है। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयास को कवि ने वाणी प्रदान की। वाणी प्रदान करना, स्वर देना, आवाज देना। किसको? मनुष्य, साधारण जनता में पाई जाने वाली इस विवशता को समाप्त करने की कोशिश करता है और उनकी आवाज बनकर उनकी बात हम तक पहुंचाने की, यानी शासन तक पहुंचाने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, उर्दू के शायर बोलते हैं कि देखना तकरीर की लज्जत, देखना तकरीर की लज्जत, लज्जत यानी मजा, स्वाद, तकरीर यानी बातें करना, कि जो उसने कहा मैंने जाना ये मेरे दिल में है, कि जो मेरी प्रेमिका ने या किसने जिस बात को बयान किया वो मुझे लगा कि यही बात तो मेरे दिल में थी, यही तो मैं भी कहना चाहता था या चाहती थी। वो यही जो मैं कहना चाहता या चाहती थी उसको समझकर जो भी अपने भाव, अपने शब्दों में उनके भावों को व्यक्त करता है, उसको कहते हैं कि वो ये प्रयत्न कर रहा है कि हमारी वाणी बन जाए, हमारी आवाज बन जाए, हमारी भाषा बन जाए और हमारी जो समस्या है उसको सामने वाले के सामने प्रकट करे। आपकी समझ में आ गया? ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2, गजल नंबर 1। ये पार्ट 1 में कवि का परिचय था, कविता का परिचय था, साधारण जनता की विवशता, विडंबना, इन सारी बातों को समझाने का प्रयत्न किया गया। अब पार्ट 2 में जो शुरू हो रहा है वो गजल, गजल की शेर समझिए, पंक्तियां। पंक्ति किसको कहते हैं? गजल के 2 पंक्ति, पहली 2 पंक्ति हो या दूसरी हो या 2-2 पंक्तियों वाली जो कविताएं इसमें रहती हैं अलग अलग छंदों में, उसको गजल कहते हैं, शेर कहते हैं। शेर का ये महिमा या शेर की विशेषता ये है कि 2 पंक्ति में एक शेर पूरा होता है और एक शेर में एक विचार को कवि पूरी तरह से संपूर्ण रूप से व्यक्त कर देता है। क्या मतलब हो गया कि छोटे में बड़ी बात करना है, यानी गागर में सागर को भर लेना। पूरे सागर को तो नहीं भर सकता है, जो विशेष विशेष महत्वपूर्ण चीजें हैं सागर में उसको गागर में भर लेता है। उसी तरह से 2 पंक्ति ऐसी बनाता है शायर कि जिसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो सारा का सारा उसका समावेश हो जाए। ऐसी 2 पंक्ति वाली जो कविता होती है तो उसको क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शेर ऐसा शुरू होता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। ठीक है। अब शब्दों का अर्थ, खुशबू यानी सुगंध, चट्टान यानी पत्थर, पहाड़, इसमें जो जो ऐसा होता है कि जिसमें कोई फर्टिलाइज नहीं होता, उपजाऊ नहीं होते चट्टान, लेकिन हमको वो कला आती है कि हम चट्टान में भी क्या कर सकते हैं? फूल खिला सकते हैं, वीराने को भी चमन बना सकते हैं, वीराने को भी बहार में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो कवि का ये भरोसा, आत्मविश्वास ये है कि वो क्या कर सकता है? गजलों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो क्या कर सकता है? चारों ओर खुशबू बिखरा सकता है। और चट्टान जिस निर्जीव है, जिसमें पत्थरों में जो कोई जान नहीं होती, कोई उपजाऊ वस्तु नहीं होती, ऐसे उपजाऊ वस्तु का नहीं होने के बावजूद भी वो उसमें भी फूल खिलाकर वीराने को क्या बना सकता है? चमन बना सकता है, गार्डन बना सकता है, ठीक है। अब इसका भावार्थ क्या है कि इस तरह से कवि बताना चाहते हैं, कवि का नाम है कैलाश संगर। वो इन शेरों में मनुष्य का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं। जिस साधारण भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना, ये अब बढ़ावा देने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हिंदी पिक्चरों में भी बड़े अच्छे अच्छे गाने मिल जाते हैं। ये हौसला कैसे रुके, ये कविता पिक्चर के गाने की है। तो ये जो सारा हौसला रुकना नहीं चाहिए, हिम्मत टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए हमको कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश का काम करने का जो साधन बनता है वो कवि के शब्द, कवि के शेर, ठीक है ना। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर? लोगों को, मनुष्य को इन शेरों के माध्यम से हौसला बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब स्पष्टीकरण इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि हम अपनी गजलों के माध्यम से आशा के ऐसे फूल खिलाएंगे
आस्था के ऐसे फूल खिलाएंगे कि वीरान जिंदगी में सुगंध, बहार, चारों तरफ का सुगंधित वातावरण हो जाएगा। हम में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि हम चट्टानों पर भी गुलशन बना सकते हैं। यानी चट्टान को भी हम क्या कर सकते हैं, पत्थर बना सके, गुलशन बना सकते हैं, और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फूल खिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चल के कवि क्या कहते हैं कि विवश असहाय लोगों के जीवन में जो उदासी और मायूसी है, उसे हम अपनी गजल के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से उत्साह और उमंग से भर देंगे। अविश्वास, उदासी, मायूसी को कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से क्या कर देगा, उत्साह में बदल देगा, उमंग में भर देगा। उसके जीवन में उत्साह और उमंग और नई आशा जाग जाएगी। ये काम कवि करेगा। किसके लिए करेगा? साधारण जनता के लिए। जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, जो लंगड़े हैं, चल नहीं सकते, यानी कष्ट नहीं उठा सकते, हौसला हार के बैठ गए, उनको कवि नया हौसला और नई प्रेरणा देने की बात करता है। ठीक है, आगे। दिल की सूनी बंजर जमीन पर अशोक के फूल खिल उठेंगे और उनका जीवन महक उठेगा। इससे क्या होगा? जो बंजर पड़ी है जमीन, सूनी पड़ी दिल की जमीन, बंजर पड़ी दिल की जमीन, उसमें क्या करेंगे? वो नए नए अशोका के फूल खिला देंगे और उसके कारण उनका जीवन महक उठेगा, निराशा दूर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे कवि क्या कहते हैं फिर दूसरी पंक्ति में, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। परिंदे, पक्षी, ठीक है, मालिक ईश्वर, दाना अन्न, घुन लग जाना एक ऐसा कीड़ा लग जाता है जो अनाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है, खा के खत्म कर देता है, किसी काम का नहीं रखता। अनाज में ऐसा कीड़ा लग जाता है जिसको घुन कहते हैं, उस कीड़े को, जो सारे अनाज को खोखला कर देता है। आ गया समझ में आपके? ठीक है, अब इसका भाव अर्थ देखिए कि इस शेर में या इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर से परिंदों ने को भी शिकायत हो गई है। वो क्या शिकायत हो गई है? कि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, वो भूखे हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, प्यासे, यानी खेत की फसल सूख गई है, पानी, नदी का पानी सूख गया है, इतना फसल है खेतों में कि वो अनाज चुग सकें, न नहरों में पानी है कि जिसको पीकर थोड़ी सी तो उनकी प्यास होती है, थोड़ा सा तो उनकी भूख होती है, लेकिन उतना भी नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी भूख और प्यास को मिटा सके। तो ईश्वर से शिकायत करते हुए कवि, ये परिंदों की भाषा में या परिंदों की वाणी बनकर कवि कहते हैं कि परिंदे अर्थात साधारण लोगों की बहुत बुरी हालत है। आम जनता हमेशा से बुरी तरह पिसती है, कुटती है, उसकी बुरी हालत है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। अधिकांश कैसे हैं? उनकी बात ही नहीं सुनते, यानी बड़े सत्ताधारी जो लोग हैं वो ऐसे साधारण जनता को खातिर में नहीं लाते, ध्यान नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते। हमारे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, साधन नहीं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर मालिक का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है, एक ईश्वर और दूसरा सत्ताधारी। ईश्वर भी हमारा मालिक है और सत्ताधारी बिना कारण दुनिया में हमारे मालिक बन के बैठ गए, जिसको चाहते हैं खाने पीने को देते हैं, जिसको चाहते हैं उसका खाना पानी बंद कर देते हैं। तो यहाँ ईश्वर के अर्थ में भी हुआ और सत्ताधारी लोगों के बारे। सत्ताधारी जो लोग हैं वो अमीरी और गरीबी में इतना भयंकर अंतर रखते हैं कि गरीबों को सारी सुविधाओं से वंचित कर देते हैं, उनको खाने पीने को कुछ तरह नहीं देते। तो यहाँ पर परिंदे शब्द का भी प्रयोग दो अर्थों में हुआ है, एक तो पक्षी और दूसरा निराधार मनुष्य। कवि परिंदों के माध्यम से ईश्वर से उलाहना करते हैं। उलाहना करना, शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि ऐसे लगता है कि हमारे नसीब में जो अनाज था उसे घुन लग गया है, कीड़े लग गए हैं और भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल गया है। न ईश्वर भी हमारा विरोधी बन गया है, मालिक हमारा जो है वो विरोधी बन गया है,
भ्रष्टाचार की और भी कवि ने निशानदेही की है या निशाना साधा है। कवि हमारे समाज में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार, बेईमानी, इसकी ओर भी हमारा निशाना साधा है। मैं समझती हूँ आज के लिए हमारा यहाँ पर खत्म हुआ पढ़ाना, आपका हमारा और आपका मिलना खत्म हुआ। अब इसके बाद अगली बार हम फिर से आपसे मिलेंगे और तीसरा शेर जो है वहां से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद पूरी गजल समाप्त करके इसका फिर से आपको एक बार अर्थ समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब ये ना